नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मेवाड़ का इतिहास प्रारंभ किया था और पिछली कक्षा में हमने देखा था बप्पा रावल के बारे में देखा था। गुहिल जो है उसका उद्भव कैसे हुआ, गुहिल वंश का, उसके बारे में हमने बात की थी। बप्पा रावल के बारे में हमने देखा था, जिसे हम काल भोज भी कहते हैं। और उन्होंने बचपन में हरित ऋषि की गायें चराई थी और हरित ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने मेवाड़ को प्राप्त किया था। चित्तौड़ का जो प्रथम विजेता है वो बप्पा रावल को ही माना जाता है। मान मौर्य को हराकर उन्होंने चित्तौड़ पर अपना अधिकार किया था और उन्होंने एकलिंग नाथ जी का मंदिर भी बनवाया था और एकलिंग नाथ जी को उन्होंने मेवाड़ का राजा घोषित किया और स्वयं को उनका दीवान बताया था। इसलिए जितने भी जो मेवाड़ के जो शासक हुए वो सब स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान बताते थे। ये हमने देखा था। देखो बप्पा रावल ने क्या किया था, सोने के सिक्के चलाए थे, ये हमने बात की थी। उसके बाद जो प्रतापी जो शासक हुए थे बप्पा रावल के बाद, वो हुए थे राजा अल्लट। बप्पा रावल के बाद जो प्रतापी शासक हुए थे, सबसे प्रतापी शासक वो हुए थे राजा अल्लट। देखो इनका जो शासन काल है, इसका कोई विशेष वर्णन जो है कब से कब तक इन्होंने शासन किया ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इनको लेकर जो मुख्य जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। राजा अल्लट ने क्या किया, देखो राजा अल्लट का ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया। मेवाड़ में सबसे पहले अगर नौकरशाही का गठन किया तो वो किसने किया, राजा अल्लट ने। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ध्यान रखिएगा। राजा अल्लट ने सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया और इन्होंने क्या किया, देखो बप्पा रावल के समय जो राजधानी थी वो कौन सी थी, नागदा थी। इन्होंने नागदा से अपनी राजधानी को कहां स्थानांतरित कर दिया, आहड़। नागदा से इन्होंने आहड़ को क्या किया, अपनी राजधानी बनाई। ध्यान रखे क्या किया था, नौकरशाही का गठन किया था। क्या बनाया था, आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। किया था, क्या किया था, नौकरशाही का गठन बनाया था, आहड़ को अपनी राजधानी। बस ऐसे से याद रखिए, राजा अल्लट किया था, नौकरशाही का गठन किया था। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का जो गठन किया था वो किसने किया था, राजा अल्लट ने किया था। बनाया था, क्या बनाया था, आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। और क्या किया था, देखो एक राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी, हूण राजकुमारी, जिसका नाम था हरिया देवी। हूण राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया था। राजा अल्लट ने एक तो नौकरशाही का गठन किया, आहड़ को अपनी राजधानी बनाया और हूण राजकुमारी जिसका क्या नाम था, हरिया देवी, हरिया देवी से विवाह किया। और यह विवाह राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। राजस्थान का जो पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है वो राजा अल्लट और हरिया देवी का जो विवाह है वो राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और देखिएगा इससे मुख्य रूप से जो आपको बात ध्यान रखनी है, इन्होंने क्या किया, आहड़ के अंदर देखो दो मंदिर बनवाए थे। आहड़ के अंदर एक तो बनवाया था जगत अंबिका का मंदिर, जगत अंबिका का मंदिर। देखो ये जो जगत गांव है, आहड़ के निकट पड़ता है जगत गांव, जगत गांव में ही इन्होंने जगत अंबिका का मंदिर बनवाया। और एक वरा मंदिर, वरा मंदिर का मतलब होता है विष्णु का मंदिर। आहड़ में ही इन्होंने वरा मंदिर का निर्माण कराया और आहड़ के निकट एक गांव है जगत गांव, जगत गांव में इन्होंने क्या किया, जगत अंबिका का मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इसके बारे में कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता है राजा अल्लट के बारे में। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो काल भोज या बप्पा रावल है उसके बाद जो शासक हुए, प्रतापी शासक हुए, वंश उन्हीं के वंश में जो शासक हुए थे कौन थे, राजा अल्लट। इन्होंने क्या किया था, नौकरशाही का, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का जो गठन किया था किन्होंने किया था, राजा अल्लट ने किया था। इन्होंने क्या किया था, आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। और इसको लेकर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो कि राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और इन्होंने क्या बनवाया था, देखो एक जगत गांव जो कि आहड़ के निकट पड़ता है, जगत गांव में इन्होंने एक जगत अंबिका का मंदिर बनवाया और आहड़ में इन्होंने वरा मंदिर का निर्माण कराया। और एक को लेकर एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो उपाधि धारण की थी कौन सी, आलू रावल की उपाधि इनको दी गई थी। आलू रावल, जो भाट थे, भाटू ने राजा अल्लट को आलू रावल की उपाधि दी गई थी। यह भी प्रश्न बन सकता है कि आलू रावल की उपाधि किसको दी गई थी, आलू रावल की उपाधि राजा अल्लट को दी गई थी, जिन्होंने नौकरशाही का गठन किया, आहड़ को अपनी राजधानी बनाया, हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण कराया और आहड़ के निकट एक गांव पड़ता है जगत गांव, वहां पर इन्होंने क्या किया, जगत अंबिका का मंदिर का निर्माण करवाया। यही बातें
आपको राजा अलट को लेकर ध्यान में रखनी है, इससे बाहर किसी प्रकार का प्रश्न जो है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे देखिए आगे की कहानी क्या है। इसके बाद राजा अलट के बाद जो शासक बनते हैं विक्रम सिंह। राजा अलट के बाद शासक बनते हैं विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह के बाद शासक बनते हैं कर्ण सिंह। विक्रम सिंह के बाद जो शासक बनते हैं कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के बाद जो शासक, इसके जो दो पुत्र थे, कर्ण सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था क्षेम सिंह, क्षेम सिंह, और एक का नाम था राहप। विक्रम सिंह के दो पुत्र, विक्रम सिंह के पुत्र कौन थे? कर्ण सिंह थे। कर्ण सिंह के दो पुत्र थे क्षेम सिंह और राहप। कर्ण सिंह की मृत्यु के बाद जो मेवाड़ के जो राजा बनते, कौन बनते? क्षेम सिंह बनते हैं। कौन बनते? क्षेम सिंह। और राहब को लेकर आपको यह ध्यान रखिएगा, राहब वहां से चले जाते हैं और आगे चलकर एक गांव की स्थापना करते हैं। कौन से गांव की स्थापना करते हैं? सिसोदा गांव की स्थापना करते हैं। ये याद रखिएगा, आगे वापस जरूरत पड़ेगी इसको। विक्रम सिंह के पुत्र कौन थे? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के पुत्र कौन थे? क्षेम सिंह और राहब। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा, इनको कोई विशेष इतिहास में वर्णन नहीं मिलता है। आपको ध्यान रखना है कर्ण सिंह के पुत्र कौन थे? क्षेम सिंह। और एक पुत्र कौन थे? राहब। राहब ने क्या किया था? सिसोदा गांव की नींव रखी थी। कौन से गांव की नींव रखी थी? सिसोदा गांव की नींव रखी थी। ये इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि आगे चलकर इसी सिसोदा गांव से सिसोदिया वंश का उद्भव होगा। सिसोदा गांव से ही क्या होगा? सिसोदिया वंश का उद्भव होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो सिसोदा गांव है इसकी नींव किसने रखी थी? राहब ने रखी थी। और राहब किसके पुत्र थे? कर्ण सिंह के पुत्र थे। कर्ण सिंह के एक पुत्र और कौन है? क्षेम सिंह। क्षेम सिंह के केवल ये ध्यान रखिए कि यहां से रावल शाखा का उद्भव होता है, यानी रावल शाखा यहां से प्रारंभ होती है। यानी इसके बाद जितने भी जो राजा होंगे वो सब अपने नाम के पहले क्या लगाएंगे? रावल लगाएंगे। यानी ये इसका नाम क्या हो जाएगा? रावल क्षेम सिंह, रावल जैत्र सिंह, रावल तेज सिंह और रावल रतन सिंह। यानी यहां से क्षेम सिंह से ही रावल शाखा का उद्भव होता है। और इसके बाद जो आते हैं, एक आते हैं जैत्र सिंह, जैत्र सिंह के बाद आते हैं तेज सिंह, तेज सिंह के बाद आते हैं रतन सिंह। तो रावल शाखा का उद्भव कहां से होता है? क्षेम सिंह से रावल शाखा का उद्भव होता है। इसके बाद देखो रावल जैत्र सिंह, रावल तेज सिंह और रावल रतन सिंह। जो रावल शाखा का जो उद्भव होता है वो कहां से होता है? क्षेम सिंह से। तो सीधा सा आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि रावल शाखा का उद्भव किस शासक से प्रारंभ हुआ? तो रावल शाखा का जो उद्भव प्रारंभ हुआ था वो कहां से हुआ था? क्षेम सिंह से हुआ था। यानी क्षेम सिंह ही वो शासक थे जिन्होंने सबसे पहले अपने नाम के आगे क्या लगाया था? रावल लगाया था। उसके बाद हुए रावल जैत्र सिंह, रावल तेज सिंह और रावल रतन सिंह। ये जो रावल शाखा का जो अंत होता है वो क्या होगा? जब रावल रतन सिंह चित्तौड़ के शासक यानी मेवाड़ के शासक होते हैं, उस दौरान क्या होता है? चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग को अपने अधीन कर लेते हैं। तो उस दौरान रावल जो रतन सिंह है वो क्या करते हैं? केसरिया करते हैं और वहां क्या होता है? इससे रावल शाखा का क्या होता है? अंत हो जाता है। तो यहाँ मुख्य रूप से आपको बस एक प्रश्न ध्यान रखना है, अल्लट के बाद जो शासक हुए थे विक्रम सिंह, कर्ण सिंह, ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। आप सीधा किस पास जाइए? क्षेम सिंह पे। क्षेम सिंह का केवल आप ये ध्यान रखिए कि इन्होंने क्या किया? रावल शाखा को जन्म दिया। यानी यहां से रावल शाखा क्या होती है? प्रारंभ होती है। अब आगे देखिएगा, क्षेम सिंह के दो पुत्र थे, जो क्षेम सिंह है इनके भी दो पुत्र थे। यानी यह नाम के पहले क्या लगाते थे? रावल क्षेम सिंह। रावल क्षेम सिंह के दो पुत्र थे, रावल सामंत सिंह। एक का क्या नाम था? रावल सामंत सिंह, सामंत सिंह, और एक थे रावल कुमार सिंह, रावल कुमार सिंह। अब देखो क्या होता है, शासक कौन बनते हैं? रावल सामंत सिंह क्या होते हैं? मेवाड़ के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। और रावल सामंत सिंह के समय क्या होता है? कीर्तिपाल चौहान का मेवाड़ पर क्या होता है? आक्रमण होता है। अब ध्यान दे, किसका आक्रमण होता है? कीर्तिपाल चौहान का। कीर्तिपाल चौहान का मेवाड़ पर आक्रमण होता है और ये कीर्तिपाल क्या करता है? मेवाड़ को अपने अधीन कर लेता है। कुछ समय बाद क्या होता है? ये कुमार सिंह पुणे कीर्तिपाल से क्या करता है? दुर्ग छीन लेता है। कुमार सिंह पुणे क्या करता है? कीर्तिपाल से मेवाड़ को क्या करता है? छीन लेता है। ये आप कहानी ध्यान रखिएगा। रावल क्षेम सिंह, जहां से रावल शाखा का उद्भव होता है, इसके दो पुत्र थे, रावल सामंत सिंह और रावल कुमार सिंह।
क्षेम सिंह के बाद राजा कौन बनते हैं? रावल सामंत सिंह। जब रावल सामंत सिंह मेवाड़ के राजा थे तो किसका आक्रमण होता है? कीर्तिपाल चौहान का आक्रमण होता है और ये मेवाड़ को क्या करता है? अपने अधीन कर लेता है। फिर क्या होता है? रावल कुमार सिंह पुनः आक्रमण करता है और कीर्तिपाल से पुनः मेवाड़ को क्या करता है? अपने अधिकार में कर लेता है। इसके बाद जो प्रतापी शासक हुए वो है रावल जैत्र सिंह। जैत्र सिंह, रावल जैत्र सिंह, रावल शाखा चल रही है जिसका जो प्रारंभ हुआ था कहां से हुआ था? क्षेम सिंह से हुआ था। रावल जैत्र सिंह ये शासक रहे थे लगभग 1213 से 1253 तक। 1213 से 1253 तक ये मेवाड़ के शासक रहे थे। अब देखो इनका जो मुख्य घटनाक्रम जो ध्यान रखना है वो आपको क्या ध्यान रखना है? देखो इनके शासन काल के दौरान यानी 1226 ईस्वी में, 1226 में क्या होता है? दिल्ली का एक सुल्तान है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब रावल जैत्र सिंह मेवाड़ के शासक थे तब क्या होता है? उस दौरान दिल्ली के शासक कौन है समझिएगा? इधर ये मेवाड़ है, ये मेवाड़ हो गया और ये क्या है? दिल्ली है, दिल्ली, और ये हो गया मेवाड़। मेवाड़ के शासक कौन है? जैत्र सिंह। और दिल्ली के शासक कौन है? इल्तुतमिश। क्या होता है? इनके बीच में युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? भूताला का युद्ध। भूताला कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। भूताला का युद्ध होता है किसके बीच में? इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य भूताला का युद्ध होता है। इल्तुतमिश कहां के शासक है? दिल्ली के शासक है और जैत्र सिंह कहां के शासक है? मेवाड़ के शासक है। इस दौरान जो युद्ध होता है इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध होता है? भूताला का युद्ध होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि भूताला के युद्ध की जो जानकारी है ये हमें कहां से मिलती है? ये बहुत ही बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो भूताला के युद्ध की जो जानकारी है हमें किसमें मिलती है? देखो एक ग्रंथ है हमीर मद मर्दन, जय सिंह सूरी ने लिखा था। हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन, ये ग्रंथ किसने लिखा था? जय सिंह सूरी ने। लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी ने यह ग्रंथ लिखा था, ऐतिहासिक ग्रंथ है हमीर मद मर्दन। इस ग्रंथ के अंदर अपने को इस भूताला के युद्ध की जानकारी मिलती है और यह युद्ध कब हुआ था? 1226 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? मेवाड़ के शासक रावल जैत्र सिंह और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य यह युद्ध होता है और इसमें इल्तुतमिश की जो है बुरी पराजय होती है, बुरी तरह से यह हार जाता है। अब देखिएगा आगे की क्या घटना होती है। युद्ध होता है कहां पर? भूताला के मैदान में। और भूताला वर्तमान में कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है, हल्दीघाटी के निकट भूताला का युद्ध होता है जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। और इसमें क्या होता है? इल्तुतमिश की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। अब क्या होता है कि जब इल्तुतमिश बुरी तरह से हार जाता है तो ये वहां से भागता है और भागते हुए ये क्या करता है? नागदा में क्या लगा देता है? आग लगा देता है। वर्तमान में आप समझिएगा कि वर्तमान में जो मेवाड़ की राजधानी है वो कहां पर है? आहड़ में है। वर्तमान में राजधानी क्या है? आहड़ है। और ये क्या करता है? वहां से जब भागता है तो नागदा में क्या लगा देता है? आग लगा देता है। और उस आग का असर क्या होता है? आहड़ पर भी पड़ता है। इस कारण क्या होता है? जो रावल जैत्र सिंह है ये क्या करते हैं? चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाते हैं, चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी राजधानी होगी? तीसरी राजधानी होगी। पहली जो राजधानी थी जो बप्पा रावल ने बनाई थी कौन सी थी? नागदा राजधानी थी। दूसरी राजधानी जो अल्लट ने बनाई थी कौन सी थी? आहड़। अब देखो युद्ध होता है किसके मध्य? भूताला का युद्ध होता है इल्तुतमिश और रावल जैत्र सिंह के मध्य युद्ध होता है 1226 ईस्वी में होता है भूताला के युद्ध के। और बार बार मैं कह रहा हूं ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भूताला के युद्ध की जो जानकारी हमें मिलती है किसमें मिलती है? हमीर मद मर्दन एक ग्रंथ है, हमीर मद मर्दन एक ग्रंथ है जो किसने लिखा था? जय सिंह सूरी ने लिखा था। अब क्या होता है कि वो इल्तुतमिश जो है नागदा में क्या लगा देता है? आग लगा देता है। उस आग का असर किस पर पड़ता है? आहड़ पर भी पड़ता है। इसलिए क्या करते हैं ये जैत्र सिंह जो है ये क्या करते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या करते हैं? अपनी राजधानी बना देते हैं। यानी चित्तौड़गढ़ को क्या करते हैं? अपनी राजधानी बना देते हैं। तीसरी राजधानी हो गई। तो इनके जो वर्णन का जो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि एक तो इन्होंने क्या किया था? भूताला का युद्ध लड़ा था जिसमें इल्तुतमिश की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। दूसरा क्या किया इन्होंने? चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, चित्तौड़गढ़ को अपनी
राजधानी बनाया था। और ध्यान रखना कि इसका जो शासनकाल है, जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो सीधा से क्वेश्चन बन सकता है कि मध्यकालीन मेवाड़ का जो स्वर्णकाल है किसके शासनकाल को कहा जाता है? मध्यकालीन मेवाड़ का जो स्वर्णकाल कहा जाता है किसके शासनकाल को कहा जाता है? रावल जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। इन्होंने भूताला का युद्ध लड़ा था, किसके मध्य हुआ था? इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1226 ईस्वी में हुआ था। किसकी पराजय हुई थी इसमें? इल्तुतमिश की पराजय हुई थी, जैत्र सिंह की क्या हुई थी? विजय हुई थी। इस पूरे भूताला के युद्ध का जो वर्णन हमें मिलता है, ये कहां मिलता है हमें? हमीर मर्दन ग्रंथ जो है उसमें मिलता है। और ये ग्रंथ किसने लिखा था? जय सिंह सूरी ने ये ग्रंथ लिखा था। बस आपको जैत्र सिंह को लेकर यही बातें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। देखिए, जैत्र सिंह के बाद जो शासक हुए थे वो हुए थे रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह ये रहे थे 1253 से 1273 ईस्वी तक। देखिए, इनके बारे में मुख्य रूप से ध्यान रखने की जो जरूरत है, इनके शासनकाल के दौरान दिल्ली का एक शासक था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ये क्या करता है? मेवाड़ पर क्या करता है? आक्रमण करता है। गयासुद्दीन बलबन मेवाड़ पर आक्रमण करता है और इसको क्या होती है? इसको हार का सामना करना पड़ता है। ये बुरी तरह से क्या हो जाता है? हार जाता है। दूसरा याद रखिएगा, इनकी एक रानी थी जिसका नाम था जयतल देवी। इन्होंने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का निर्माण, श्याम पार्श्वनाथ जी का मंदिर बनवाया था। श्याम पार्श्वनाथ के मंदिर का जो निर्माण कराया था चित्तौड़ के अंदर, किसने करवाया था? जयतल देवी ने। और ये किसकी रानी थी? रावल तेज सिंह की रानी थी। और दूसरा याद रखिएगा, इन्हीं के शासनकाल के दौरान मेवाड़ में श्रावक प्रतिक्रमण, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इनमें से, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो लिखा गया था वो किसके शासनकाल के दौरान लिखा गया था? रावल तेज सिंह के शासनकाल के दौरान लिखा गया था। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अच्छे से। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके शासनकाल के दौरान लिखा गया? रावल तेज सिंह, जिनका शासन कब रहा? 1253 से 1273 तक इन्होंने शासन किया। इनके शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन बलबन का मेवाड़ पर आक्रमण होता है। ये जो कि दिल्ली के शासक थे, इनको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। इनकी एक रानी थी जयतल देवी, जिन्होंने चित्तौड़ के अंदर श्याम पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा गया। बस यही मुख्य बातें हैं जो आपको इनसे ध्यान में रखनी है। अगला देखो, इनके बाद जो तेज सिंह है, इनके बाद शासक हुए समर सिंह। इनके पुत्र थे समर सिंह। समर सिंह के बाद समर सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था रतन सिंह। ध्यान दे, अभी भी रावल शाखा ही चल रही है, यानी ये है रावल समन सिंह, रावल रतन सिंह और एक थे रावल कुंभकर्ण। रावल कुंभकर्ण। अब देखिएगा, तेज सिंह के बाद जो शासक हुए थे रावल समर सिंह। समर सिंह के दो पुत्र थे रावल रतन सिंह और रावल कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण कहां चले जाते हैं? नेपाल में चले जाते हैं। और नेपाल में जाकर क्या करते हैं? ये गुहिल वंश की नींव रखते हैं। तो नेपाल के अंदर जो गुहिल वंश की नींव रखी थी, किसने रखी थी? रावल कुंभकर्ण है। और मेवाड़ के जो शासक बनते हैं, कौन बनते हैं? रावल रतन सिंह। ध्यान दे, वर्तमान में राजधानी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ इनकी राजधानी है। किसने बनाई थी? रावल जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। और वर्तमान में राजधानी कहां पर है? चित्तौड़ पर। अब जो शासक बनते हैं, कौन बनते हैं? रावल रतन सिंह शासक बनते हैं चित्तौड़ के, अर्थात मेवाड़ के शासक बनते हैं। देखिए, अब जो शासक बनते हैं मेवाड़ के, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह ये ज्यादा लंबे समय तक इन्होंने शासन नहीं किया था। इन्होंने किया था लगभग 1301 से 1303 तक इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। अब देखिएगा, इनकी जो मुख्य घटनाएं जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
देखिए इन्होंने क्या किया था, रावल रतन सिंह, एक तो देखिए इन्होंने पद्मावती, जिसे हम पद्मिनी भी कहते हैं, पद्मावती से क्या किया था, विवाह किया था। पद्मावती से इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था। अब देखो पद्मावती कौन थी, पद्मावती सिंहल देश की राजकुमारी थी। पद्मावती जो है यह सिंहल, जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं, श्रीलंका कहते हैं, सिंहल देश की क्या थी, राजकुमारी थी, सिंहल देश की राजकुमारी। इसके पिता कौन थे, पद्मावती के पिता थे राजा गंधर्व सेन, राजा गंधर्व सेन। इनकी जो माता थी, माता का क्या नाम था, चंपावती, माता का क्या नाम था, चंपावती। और देखिए इसके एक भाई और एक चाचा थे, गोरा और बादल, गोरा व बादल। गोरा जो है ये इसके चाचा थे, जबकि बादल क्या था, इसका भाई था। ठीक है, तो अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रावल रतन सिंह मेवाड़ के राजा बनते हैं, 1301 से 1303 तक ये मेवाड़ के राजा रहते हैं। इन्होंने क्या किया, पद्मावती से विवाह किया था, या जिसे हम पद्मिनी भी कहते हैं। और ये पद्मिनी कौन थी, ये सिंहल देश की राजकुमारी थी। इनके पिता का क्या नाम था, गंधर्व सेन, यानी गंधर्व सेन की पुत्री थी, और इसके माता का क्या नाम था, चंपावती था। अब देखिए कि आगे की जो कहानी होती है समझिएगा आप। यहां क्या था, पद्मावती के पास एक तोता था। कौन सा तोता, हीरामन तोता। कौन सा तोता था, हीरामन तोता। हीरामन तोते के लिए कहा जाता है कि यह मानव के समान बोली बोलता है। हीरामन जो तोता है, यह मानव के समान बोली बोलता है। और एक दिन क्या होता है, यह हीरामन तोता का आता है, रावल रतन सिंह के पास आता है, और ये क्या करता है, रावल रतन सिंह के सामने क्या करता है, जो पद्मिनी है इसकी सुंदरता का क्या करता है, वर्णन करता है। इन सभी कहानी का जो वर्णन अपने को देखने को मिलता है, एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए, इतिहासकार हुए, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 1540 में, पद्मावत। पद्मावत ग्रंथ के अनुसार हम बात करेंगे मुख्य रूप से पद्मावत ग्रंथ को, क्योंकि ये सबसे जो बात लिखी गई है पद्मिनी को लेकर या रावल रतन सिंह को लेकर, ये सबसे जो अकट्य बात जो कही जाती है, ये पद्मावत ग्रंथ के आधार पर ही कही जाती है, तो इसको लेकर हम बात करेंगे। अब देखिएगा क्या होता है, रतन सिंह वह पद्मिनी का क्या हो जाता है, या पद्मावती का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। और ये कहां लेकर आते हैं, इसको चित्तौड़ लेकर आते हैं। मैं बात कर रहा हूं पद्मावत ग्रंथ के अनुसार, रतन सिंह और पद्मावती का विवाह होता है। ये पद्मावती को कहां लेकर आते हैं, चित्तौड़ लेकर आते हैं। साथ में इसके कौन कौन आते हैं, गोरा और बादल भी आते हैं, चाचा व भतीजा और चाचा व भाई, सॉरी, गोरा व बादल। सिंहल देश से पद्मावती के साथ में कौन आते हैं, गोरा और बादल आते हैं। और रतन सिंह क्या करता है, इनको क्या करता है, सेनापति बनाता है। रतन सिंह के सेनापति कौन थे, गोरा व बादल, रतन सिंह के क्या थे, सेनापति थे। तो सीधा सा ये भी आ सकता है कि गोरा व बादल कौन थे, रतन सिंह के सेनापति थे। अब देखिएगा पद्मावती को ये कहां लेकर आते हैं, चित्तौड़ लेकर आते हैं। और यहां पर एक तांत्रिक था, राघव चेतन। राघव चेतन, या इसको काला चेतन भी कहते हैं। राघव चेतन या काला चेतन नाम का एक चित्तौड़ में एक तांत्रिक था। तो रतन सिंह को इस पर शक था कि ये इसकी निगाहें हैं, या ये यूं कह सकते हैं ये पद्मावती को बुरी निगाहें से देखता था। और इसका शक होने के कारण रतन सिंह क्या करता है, इस राघव चेतन को क्या करता है, चित्तौड़ से निकाल देता है। अब ये राघव चेतन क्या होता है, कहां चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। और दिल्ली में वर्तमान में जो शासक है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अब आगे की कहानी समझिएगा ध्यान से। ये है दिल्ली और इधर है मेवाड़। देखिए दिल्ली के जो शासक है, दिल्ली का शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन
खिलजी दिल्ली के शासक है और मेवाड़ के शासक कौन है? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। अब क्या होता है, राघव चेतन चलता है, मेवाड़ से कहां आ जाता है, ये दिल्ली आ जाता है। और दिल्ली आकर ये क्या करता है, सारी बात बताता है अलाउद्दीन खिलजी को, पद्मिनी की सुंदरता का बखान करता है। और पद्मावत ग्रंथ के अनुसार उसे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, पद्मावती को पाने के लिए क्या किया, मेवाड़ पर क्या कर देता है, वो आक्रमण कर देता है। दूसरे देखो, कुछ ग्रंथ ये भी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का जो कारण था, एक तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, यानी ये अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था। दूसरा क्या था कि जितने भी, जैसे इधर गुजरात हो गया या दक्षिणी भारत हो गया, गुजरात और दक्षिणी भारत पर अपना अधिकार जताने के लिए इसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतना आवश्यक था। ये एक अभेद्य और अजय दुर्ग था, बहुत ही सुरक्षित दुर्ग था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इसको हत्याना चाहता था। लेकिन पद्मावत ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किसके लिए किया था, पद्मिनी के लिए किया था। अब क्या होता है, देखो राघव चेतन दिल्ली जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता का क्या करता है, वर्णन करता है। अब आगे देखिएगा, आगे क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर आता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों तरफ क्या डाल देता है, घेरा डाल देता है। कई समय तक ये घेरा डाले रखता है, लेकिन इसको सफलता नहीं मिलती है। अब ये क्या करता है, चाल चलता है और रावल रतन सिंह के पास संदेश भिजवाता है कि वो पद्मिनी को देखना चाहता है। लेकिन रावल रतन सिंह क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि चाहे आप मुझे दर्पण में ही दिखा दो, मैं देख के स्वतः लौट जाऊंगा, मुझे बाकी किसी में कोई रुचि नहीं है। तो क्या किया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को महल में बुलाया जाता है और दर्पण लगाए जाते हैं और पद्मिनी को उसको दिखाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को देखता है, ये उसकी सुंदरता को देखकर पागल हो जाता है और मन में ठान लेता है, चाहे किसी भी स्थिति से गुजरना पड़े, वो पद्मावती को पाकर ही रहेगा। और ये क्या करता है, वहां पर धोखे से रतन सिंह को क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है और रतन सिंह को बंदी बनाकर वहां से ले जाता है। जब इसकी सूचना पद्मावती के पास पहुंचती है तो पद्मावती क्या करती है, गौरा और बादल को बुलाती है और रतन सिंह को छुड़वाने के लिए कहती है। जब ये संदेश अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचता है तो अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भिजवाता है कि यदि आपको महाराज अगर सकुशल चाहिए, सुरक्षित चाहिए, तो आप पद्मावती को हमें भेज दो। इस प्रकार से क्या होता है कि पालकियां तैयार की जाती है और पालकियों में बहुत सारे जो सैनिक होते हैं, लगभग 11,000 सैनिक 1600 पालकियों में बैठकर जाते हैं। उसमें गौरा और बादल भी थे। बहुत सारे सैनिक महिलाओं का वस्त्र धारण कर जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के कैंप में जाकर, शिविर में जाकर घमासान युद्ध होता है और वो रावल रतन सिंह को छुड़वाकर वापिस ले आते हैं। इस युद्ध में क्या होता है, गौरा और बादल क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। जब रावल रतन सिंह महल में पहुंचते हैं तो उधर से तुरंत बाद अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। अब क्या होता है, रावल रतन सिंह को जो है यहाँ पर किसी प्रकार का बाहर निकलने का मार्ग नजर नहीं आता है और ये निश्चय करते हैं कि ये अब क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। युद्ध करने के लिए ये क्या करते हैं, केसरिया धारण करते हैं। देखो केसरिया धारण करने का मतलब ये होता है कि जब भी मेवाड़ का राजा जब भी क्या करता था, या पहले जो राजा थे जब भी केसरिया वस्त्र धारण करते थे, इसका अर्थ ये होता था कि अब राजा पूरी कोशिश के साथ लड़ेगा, या तो वह वीर गति को प्राप्त होगा या वह विजय प्राप्त करेगा। अब क्या होता है, रावल रतन सिंह अपने सैनिकों के साथ केसरिया वस्त्र धारण करते हैं। अब देखो जब भी राजा जो है वो केसरिया धारण कर लेता था, उसके बाद जो रानियां जो होती थी वो क्या करती थी, जोहर करती थी। जोहर में क्या होता है कि वो आग लगाती है और जिंदा आग में कूद जाती है। अब आगे की जो कहानी देखिएगा, जो रतन सिंह है वो क्या करते हैं, केसरिया करते हैं। रतन सिंह क्या करते हैं, केसरिया करते हैं। जबकि जो पद्मावती है या पद्मिनी है ये क्या करती है, जोहर करती है। जब केसरिया और जोहर एक साथ होते हैं तो इसे हम कहते हैं साका कहते हैं। जब केसरिया और जोहर क्या होते हैं, एक साथ होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, साका कहते हैं। अब क्या होता है कि रावल रतन सिंह केसरिया धारण करके युद्ध में चले जाते हैं और इधर लगभग हजारों की संख्या में औरतें जो है ये जोहर कर लेती है और इसमें घमासान युद्ध के अंदर रावल रतन सिंह जो है शहीद हो जाते हैं और चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। ये जो शाखा जो होता है, देखो शाखा का मतलब क्या होता है, जब जोहर और केसरिया एक साथ किया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि पहले केसरिया होगा या जोहर होगा, तो ध्यान रखिए पहले जोहर होता है उसके बाद क्या होता है, केसरिया होता है। मतलब ये हुआ
कि राजा बाहर निकलेगा महल से, जैसे ही राजा केसरिया धारण करके महल से बाहर निकलेगा, उसी दौरान जो औरतें होगी वो जलती हुई आग में कूद जाएगी। अभी राजा बाहर निकला ही है, ध्यान दे, अभी राजा बाहर निकला ही है, राजा की मृत्यु नहीं हुई है, उससे पहले ही जो औरतें हैं वो क्या करती है, आग लगा के उसमें कूद जाती है। इसलिए जौहर पहले होता है और केसरिया बाद में होता है। तो कभी मान लो कि बड़े कंपटीशन एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केसरिया और जौहर से पहले कौन सी घटना होती है, तो पहले क्या होगा, जौहर होगा। और जौहर और केसरिया को दोनों को मिलाकर अपन एक साथ क्या कहते हैं, साका कहते हैं। तो इस प्रकार से जो मेवाड़ का जो साका है, सबसे पहला जो साका होता है वो होता है 26 अगस्त 1303। 26 अगस्त 1303 को जो है मेवाड़ का पहला साका होता है। तो ध्यान रखिएगा, मेवाड़ का जो पहला साका हुआ था कब हुआ था, 26 अगस्त 1303 को मेवाड़ का पहला साका हुआ था, जिसमें जौहर किसने किया था, पद्मावती ने जौहर किया था, और केसरिया किसने किया था, रावल रतन सिंह ने क्या किया था, केसरिया किया था। इसके साथ ही क्या होता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, और जो रावल शाखा जो है गुहिल वंश की, रावल शाखा का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। रावल शाखा प्रारंभ कहां से हुई थी, सेम सिंह से रावल शाखा प्रारंभ हुई थी, और रतन सिंह पर रावल शाखा का आकर क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। अब आगे देखिएगा, आगे क्या होता है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इस पर अधिकार किसका हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खां। अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खां। अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, इस खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ दुर्ग सौंप देते हैं और उसका नाम रख देते हैं खिजराबाद। तो यहाँ पे ये प्रश्न भी बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद उसका नाम परिवर्तित कर दिया था, क्या नाम रख दिया था, खिजराबाद, और किसको सौंप दिया था ये दुर्ग, खिज्र खां को सौंप दिया था। अब क्या होता है, आगे देखिएगा, इसके बाद क्या करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इस पर अष्ट धातु के क्या लगे हुए थे, दरवाजे लगे हुए थे। अष्ट धातु के क्या लगे हुए थे, दरवाजे लगे हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, इन दरवाजों को उखाड़ कर कहां ले जाता है, दिल्ली ले जाता है। कहां ले जाता है, दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी अष्ट धातु दरवाजे को उखाड़ कर कहां ले जाता है, दिल्ली, और दिल्ली अपने महल पर लगवा देता है। उसके बाद क्या होता है, शाहजहां जो है उन दरवाजों को वहां से उखाड़ कर किस पर लगवाते हैं, लाल किले पर लगवा देते हैं। किस पर लगवा देते हैं, लाल किले पर। उसके बाद कुछ समय बाद भरतपुर के एक शासक हुए थे राजा सूरजमल, जिसे हम जाटों का प्लेटो या अफलातून राजा भी कहते हैं। उनके एक पुत्र थे जवाहर सिंह, और जवाहर सिंह क्या करते हैं, लाल किले से उन अष्ट धातु के दरवाजों को लेकर आ जाते हैं और कहां पर लगा देते हैं, भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर उन दरवाजों को लगा देते हैं। यानी वर्तमान में वो दरवाजा कहां पर है, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर लगा हुआ है। समझिएगा, चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, चित्तौड़ का किलेदार किसको बनाता है, खिज्र खां को बनाता है, और उसका नाम क्या कर देता है, खिजराबाद कर देता है। क्या कर देता है, खिजराबाद। वहां पर क्या लगे हुए थे, अष्ट धातु के दरवाजे लगे हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी उन दरवाजों को उखाड़ कर कहां ले जाता है, दिल्ली ले जाता है और अपने महल के वहां पर लगवा देता है। उसके बाद क्या करते हैं, शाहजहां जो होता है वो क्या करता है, दिल्ली का जो महल है वहां से उन दरवाजों को तोड़वाकर कहां लगाता है, लाल किले पर लगवा देता है। उसके बाद क्या होता है, भरतपुर का एक शासक था जवाहर सिंह, किसके पुत्र थे, सूरजमल के पुत्र थे। वो क्या करते हैं, लाल किले से उन दरवाजों को तोड़कर लेकर आते हैं और भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है वहां पर उन दरवाजों को लगा देते हैं। तो वर्तमान में जो अष्ट धातु का जो दरवाजा है, जो पहले कहां लगा हुआ था, कभी कहां लगा हुआ था, चित्तौड़, और वर्तमान में कहां पर है, वो लोहागढ़ दुर्ग पर लगा हुआ है। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपने अधिकार में कर लिया तो इन्होंने क्या किया, कत्लेआम का आदेश जारी करवाया था, जहां पर लगभग 30,000 लोगों को, 30,000 लोगों का क्या किया गया था, कत्ल किया गया था। इन्होंने क्या किया, वहां पर जितने भी जो मंदिर थे, मंदिरों को तोड़वा दिए, मकानों को तोड़ा दिया, और गोमती नदी पर क्या बनवाया था, एक पुल बनवाया था। अब देखो, इसके साथ में एक और भी थे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था खजाइन उल फतू। अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा खजाइन उल फतू। इस ग्रंथ में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, चित्तौड़गढ़ पर जो अधिकार होता है इसकी जानकारी भी किसमें मिलती है, अमीर खुसरो के द्वारा खजाइन उल फतू में भी इसकी जानकारी मिलती है। अब आगे देखिएगा, आगे क्या होता है,
चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप देता और नाम क्या होता है, खिजराबाद हो जाता है। अब देखो जालोर के शासक था, जालोर का शासक था मालदेव सोनग्रा। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जालोर पर आक्रमण करता है और मालदेव सोनग्रा उससे हार जाता है। और वो क्या करता है, मालदेव सोनग्रा को क्या करता है, इसका किलेदार बना देता है। किसका, खिजराबाद का, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का किलेदार बना देता है। और खिज्र का वापिस कहां चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। अब देखिएगा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका अब किलेदार कौन हो गया, मालदेव सोनग्रा क्या हो गया, इसका किलेदार हो गया। खिज्र खां कहां चला गया, दिल्ली चला गया। खिज्र खां क्या करता है, इससे पहले क्या करता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मकबरा बनवाता है और मकबरा में एक फारसी लेख लिखवाता है। मकबरा में क्या लिखवाता है कि फारसी लेख लिखवाता है। अब देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का किलेदार कौन हो गया, मालदेव सोनग्रा। ये इतिहास में मूछाला मालदेव के नाम से भी प्रसिद्ध थे। ये बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, इसलिए मूछाला मालदेव के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। जब हम जालोर का इतिहास पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। मूछाला मालदेव बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, इसलिए इतिहास में ये मूछाला मालदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मालदेव सोनग्रा के बाद इनके पुत्र बनवीर सोनग्रा, बनवीर सोनग्रा इसके किलेदार बनते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किलेदार कौन बनते हैं, बनवीर सोनग्रा बनते हैं। कौन बनते हैं, बनवीर सोनग्रा। अब आगे की कहानी देखिए। इधर बताया था मैंने, राहब नाम का एक व्यक्ति हुआ था, क्षेम सिंह का भाई। अब देखिए इन्होंने एक गांव की स्थापना की थी, सिसोदा गांव। अब देखो सिसोदा गांव से क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिसका नाम था हमीर। क्या नाम था, हमीर। कुछ लोग हमीर को कहते कि तुम तो राजा हो, तुम्हारे पूर्वज मेवाड़ के क्या थे, राजा थे। इस प्रकार से वो क्या करता है, उन लोगों की मदद से क्या करता है, चित्तौड़ पर क्या करता है, आक्रमण करता है। कौन करता है, हमीर क्या करता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लेता है। कौन, जो इतिहास में आगे चलकर राणा हमीर के नाम से प्रसिद्ध होता है। और यहीं से जैसे ही ये हमीर कहां से आता है, सिसोदा गांव से आता है, इसलिए यहां से गुहिल वंश के बाद अब शुरुआत होती है सिसोदिया वंश की। किसकी शुरुआत होती है, सिसोदिया वंश की क्या होती है, शुरुआत होती है। क्लियर। तो ये हो गया आज का जो क्लास थी, इसमें हमने देखा था कि जो अल्लट है, अल्लट ने सबसे पहले क्या था, मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया था। हुन राजकुमारी हारिया देवी से विवाह किया था। उसके बाद जो प्रमुख शासक हुए थे जैत्र सिंह, जैत्र सिंह के बाद हुए थे तेज सिंह, तेज सिंह के बाद हुए रतन सिंह। तो एक बार पुनः इन पूरी कक्षा को हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं भी किस प्रकार से ये चलता है। देखो अब तक की जो कहानी जो हमने पढ़ी, बात करते हैं हम, सबसे पहले चलते हैं हम नागदा से। नागदा के राजा कौन थे, ये राजधानी किसने बनाई थी, बप्पा रावल ने। बप्पा रावल या कालभोज, उन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद जो प्रतापी शासक हुए थे कौन थे, अल्लट। अल्लट ने क्या किया था, आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। देखिएगा बप्पा रावल को इन्होंने क्या किया था, मेवाड़ में क्या किया था, सोने के सिक्के चलाए थे और एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था। सोने के सिक्के चलाए थे और एकलिंगनाथ जी का क्या बनवाया था, मंदिर बनवाया था। उसके बाद राजा अल्लट ने क्या किया था, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया और हुन राजकुमारी हारिया देवी से विवाह किया था, वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। और हुन राजकुमारी से हारिया देवी से जो विवाह किया था वो पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। इसके बाद जो शासक, जो प्रमुख शासक हुए थे वो थे जैत्र सिंह। जो मुख्य शासक उन्हीं की बात कर रहे हैं अपन, जैत्र सिंह। इन्होंने क्या था, भूताला का युद्ध लड़ा था इल्तुतमिश के साथ और विजय प्राप्त की थी। और इल्तुतमिश क्या करता है, नागदा में क्या लगा देता है, आग लगा देता है। इसलिए ये क्या करते हैं, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। ये क्या करते हैं, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाते हैं जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बाद जो शासक हुए थे कौन हुए थे, तेज सिंह। तेज सिंह के समय सूत्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा गया था। और देखो जो जैत्र सिंह है इसके शासनकाल को हम क्या कहते हैं, मध्यकालीन मेवाड़ का क्या कहते हैं, स्वर्णकाल भी कहते हैं। तेज सिंह के बाद जो प्रमुख शासक हुए थे वो हुए थे रावल रतन सिंह।
रावल रतन सिंह क्या करते हैं, केसरिया करते हैं, और इनकी जो रानी थी पद्मावती वो क्या करती है, जौहर करती है। और 26 अगस्त 1303 को मेवाड़ का क्या होता है, पहला साका होता है। उसके बाद क्या होता है, जो सिसोदा गांव है, सिसोदा गांव से हमीर नाम का व्यक्ति क्या करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है, और यहीं से किसकी स्थापना होती है, सिसोदिया वंश की स्थापना होती है। तो यह आज की क्लास का मुख्य अंश था। कल से हम बात करेंगे सिसोदिया वंश का उद्भव होता है और राजा कौन बनते हैं, राणा हमीर। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आपको अगर ये कक्षाएं पसंद आ रही तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। तब तक घर में रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ते रहे। धन्यवाद।